तो स्टूडेंट्स हमने कल डिस्कस किया था हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। मैंने क्या कहा था हाइपर कंजुगेशन में हमें पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ना अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो सारा फंडा किसका है? अल्फा कार्बन का। आपको सिर्फ अल्फा कार्बन ढूंढना है और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। वही अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेट्स बनाते हैं। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे? हाइपर कंजुगेट्स। हाइपर कंजुगेट्स। और जितने भी हाइपर कंजुगेट्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मीन्स स्टेबिलिटी will be directly proportional to number of hyperconjugates। तो आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेट्स ढूंढने होंगे। नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेट्स कैसे ढूंढोगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कहाँ से मिलेंगे? अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है वही अल्फा कार्बन होता है। बस इतना हमें याद रखना है। हाइपर कंजुगेशन में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन क्या क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। तो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन करता है। ये फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास में अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दिस हाइपर कंजुगेशन का यूज करके ये तीनों डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अभी हमने कार्बोकेटाइन्स एक्टिवली डिस्कस नहीं करते हैं। देयर विल बी सेपरेट लेक्चर ऑन कार्बोकेटाइन्स जहां पे हम कार्बोकेटाइन्स की फेट, जनरेशन, स्टेबिलिटी सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का पार्ट देखेंगे। तो कार्बोकेटाइन को जस्ट हम ऊपर से ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन क्या होता है? ये कैटाइन होता है ऑन कार्बन, मीन्स कार्बन पे कैटाइन चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास में ये भी होगा CH3, दिस विल बी कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन भी होगा, इसको अटैच है CH3। दिस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज अटैच्ड टू CH3। दिस इज वन मोर कार्बोकेटाइन। एक और कार्बोकेटाइन में यहाँ पे बनाऊंगा CH, H, H, C, CH, H एंड H। दिस इज H पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बोकेटाइन है। एक और कार्बोकेटाइन बनाऊंगा C पॉजिटिव। यहाँ पे CH3, इस ग्रुप को मैं CH3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 ना। ये सब कार्बोकेटाइन्स हैं बिकॉज इनमें कार्बन पे कैटाइन चार्ज है, इसलिए इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। अगर हम इस कार्बोकेटाइन को देखेंगे, यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इस बॉन्ड से हैं, 2 इस बॉन्ड से हैं, 2 इस बॉन्ड से हैं। टोटल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल होने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी स्टेबल इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है? इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। Therefore, carbocation will be a reactive intermediate because it's always in search of electrons। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी ला सकता है। अब डिटरमाइन करेगा इसके सराउंडिंग्स में कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम होगी। देखो ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर कोई भी ग्रुप ऐसा होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये डेफिशिएंसी और कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम होगी तो ये स्टेबल बन जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास है। ये कार्बन जो कार्बोकेटाइनिक कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन एटम से। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
और ये कार्बोकेटाइन जो है, यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच है टू कार्बन एटम से। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने पहले ही लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाई देम। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, ये कार्बन, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्टली अटैच है ओनली वन कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे positive charge on carbon, this carbon is not directly attached to any other carbon atom, it's called methyl carbocation, it's called methyl carbocation। तो हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोकेटाइन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो होता है जहां पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा 3 कार्बन एटम्स पे। सेकेंडरी दैट कार्बोकेटाइन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है और वो डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन एटम्स पे। ना या यूज करेंगे हाइपर कंजुगेशन को टू एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटी। मैंने क्या कहा था, हाइपर कंजुगेशन में आपको ढूंढना है अल्फा कार्बन। नाउ सी, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के डायरेक्टली अटैच है, जो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है वो अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन्स इस कंपाउंड में है जो अल्फा कार्बन पे है? कितने अल्फा कार्बन है? 1। अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 2 3, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। ना यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? There is no carbon which is directly attached to carbon bearing positive charge। कोई कार्बन नहीं है जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे? ना सी, यहाँ पे कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसको डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। ये भी डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है वो अल्फा हाइड्रोजन्स 1 2 3 अल्फा, यहाँ पे 1 2 3 अल्फा। टोटल इसमें आ गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं? ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसके पास 3 अल्फा, इसके पास 3 अल्फा, इसके पास 3 अल्फा, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा था आपको, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी। तो यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेट्स होंगे, 9 हाइपर कंजुगेट्स, और यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेट्स, और यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेट्स। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर, कंपेयर टू हियर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिकम्स टर्शियरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, and then we have methyl carbocation। This is the order of stability, we explained it on the basis of hyperconjugation। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में? हम इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे 1 स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे 1 स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में दिखाया था कैसे हम बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे 1 मोर स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स, मोर इज स्टेबिलिटी। This is how we explain stability of carbocations। Now number 2 is stability of radicals, stability of free radicals। Number 2 is stability of free radicals, stability of free radicals। Now अब free radicals क्या होता है? Free radicals are odd electron species, they are odd electron species। Now what odd electron species are? Basically अगर हमारे कार्बन के पास एक odd इलेक्ट्रॉन होगा और 3 बॉन्ड्स होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है? 2 फ्रॉम दिस बॉन्ड, 2 फ्रॉम दिस बॉन्ड, 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, देयरफॉर इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इट इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये अनस्टेबल है। ये हमारे पास कौन सा फ्री रेडिकल हो गया? दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। जैसे कार्बोकेटाइन को क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। ना दिस इज CH2 रेडिकल अटैच्ड टू CH3। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ पे फंक्शनलिटी, ये कार्बन है जिसके पास रेडिकल है, और इस कार्बन के डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
this will be called a primary carbocation because carbon bearing radical is directly attached to only one carbon atom. This is called a primary radical, primary free radical. Now secondary free radical को बनाते हैं, दिस इज आवर सेकेंडरी फ्री रेडिकल. अगर यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन बियरिंग रेडिकल डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, ये भी डायरेक्टली अटैचड, ये भी अल्फा कार्बन है. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, देयरफॉर 6 अल्फा हाइड्रोजन. अब टर्शियरी फ्री रेडिकल को बनाते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है. तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3 एंड 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, 9 हाइपर कंजुगेट्स, यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेट्स, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेट्स, यहाँ पे कोई नहीं. तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो आप मुझे बता इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. दिस इज टर्शियरी फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल. देन टर्शियरी फ्री रेडिकल is more stable than secondary, then primary, which is more stable than methyl free radical. This is how we explain stability of radicals on the basis of hyperconjugation. अब कोई टेंशन मत लो क्योंकि हमें अलग से पढ़ना है फ्री रेडिकल्स इन डिटेल, कार्बोकेटायन्स इन डिटेल. यहाँ पे हम सिर्फ हाइपरकंजुगेशन को डिस्कस करते हैं. नाउ नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स. यहाँ पे एक क्वेश्चन जेईई मेन में आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, आपको बताना था इसमें कितने हाइपर कंजुगेट्स होंगे. तो हाइपर कंजुगेट्स डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या देखना था, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे. नाउ सी, मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कहा था अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो ये CH3 है. अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ पे एक वैलेंसी, ये CH2 है, ये CH3 है, ये कार्बन 1 2 3 वैलेंसी, देयरफॉर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. ऐसे हमें देखना है अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन वो होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा दिस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज. तो ये अल्फा कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है. ये भी अल्फा कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है. ये अल्फा नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन. और ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है, ये भी डायरेक्टली अटैच है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन. तो टोटल इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन. हाइपर कंजुगेट्स कितने होंगे, 6. हाइपर कंजुगेट्स इसमें होंगे 6. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. हाइपर कंजुगेट्स इसमें 6 होंगे. एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, आपको बताना था इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी मोर स्टेबल. आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल. दिस इज ए, दिस इज बी. तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे स्टेबिलिटी को, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट से. वो कैसे डिटरमाइन करोगे, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन से. अल्फा कार्बन से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो सी, दिस इज अ कार्बोकेटायनिक कार्बन. इसको डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है वही अल्फा कार्बन है. दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. अब इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन. तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 1 7 अल्फा हाइड्रोजन. मीन्स यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेट्स होंगे, 7 हाइपर कंजुगेट्स होंगे. Now in this case we have this carbon which is directly attached, this is alpha carbon, and this carbon which is directly attached, this is alpha carbon. This is not alpha hydrogen because there is no carbon. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन. Now greater the number of hyper conjugates, यहाँ पे 4 hyper conjugates होंगे, more will be the stability. Therefore A will be more stable compared to B. ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में, जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं. Now let us discuss application on alkenes. How we can determine stability of alkenes. Stability of alkenes बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Stability of alkenes बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
With the help of hyperconjugation, we can check stability of alkenes. Let me check the length of the. With the help of hyperconjugation, we can check stability of alkenes. Now see, let us take alkenes. We have CH3, CH double bond CH2. एक और अल्कीन को लेते हैं CH3, CH double bond CH3. Let us take one more alkene, C double bond C, CH3, CH3. We have H and CH3. एक और अल्कीन को लेते हैं, इनको कंपेयर करके हम कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। कंसेप्ट तभी आपका बिल्डअप हो जाता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारों बुक्स, जितने भी बुक्स आपको मिलते हैं, जो भी बुक आपको मिलती है वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ सी दीज आर सर्टेन अल्कीन्स 1 2 3 4। हमें डिटरमाइन करना है इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी अल्कीन होगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट। अगर इस अल्कीन को हम खोल के लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन पे एक ये हाइड्रोजन अटैच है, एक यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच है। दिस इज दिस कंपाउंड। हम इस कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए। अगर इसको भी हम खोल के लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक अटैच है और मिथाइल ग्रुप अटैच है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। We will not discuss here isomerism. We'll discuss it in a separate topic. ना ये हमारे पास पे कंपाउंड ए हो गया और ये कंपाउंड बी हो गया, ये सी और ये डी। यहाँ पे आप हमें चेक करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी। तो कैसे आप चेक करेंगे, हमें क्या देखना है, अपना वही कंसेप्ट है, अल्फा हाइड्रोजनस देखने। अल्फा हाइड्रोजनस देखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे देखना है फंक्शनैलिटी क्या है। फंक्शनैलिटी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन, बिकॉज जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिया था उससे मैंने कहा था कौन कौन से ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन पे जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा होगा, या इस कार्बन पे जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा होगा। नाउ सी दिस इज द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन बियरिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। यह हाइड्रोजन अल्फा नहीं होगा बिकॉज यहाँ कार्बन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वही होता है जो अल्फा कार्बन पे होता है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में सिर्फ हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। यहाँ पे आता है, ये फंक्शनलिटी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन को जो भी कार्बन अटैच है वो अल्फा है, इस कार्बन को जो भी कार्बन अटैच है वो अल्फा है। यहाँ से कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। तो यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओवरऑल टोटल इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ कमिंग टू दिस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फंक्शनलिटी है। इस कार्बन को जो भी कार्बन अटैच है वो अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, ये वाला नहीं है बिकॉज यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, टोटल कितने हुए, 3 3 एंड 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, अल्फा 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 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजनस, 3 अल्फा हाइड्रोजनस, 3 अल्फा हाइड्रोजनस, 3 अल्फा हाइड्रोजनस, 3 + 3 + 3 + 3 12 अल्फा हाइड्रोजनस। तो आप मुझे बता हाइपर कंजुगेट्स यहाँ कितने होंगे, 3 हाइपर कंजुगेट्स। जितने अल्फा हाइड्रोजनस उतने हाइपर कंजुगेट्स। यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेट्स। बहुत सारी बुक्स में लिखा है अल्फा +1, पहले वाली जो बुक्स थे उनमें अल्फा +1 भी लिखा था। आजकल हम लेते हैं सिर्फ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 6 हाइपर कंजुगेट्स, यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेट्स, यहाँ पे 12 हाइपर कंजुगेट्स। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स मोर इज स्टेबिलिटी। देयरफॉर D will be more stable compared to C, which will be more stable compared to B, which will be more stable compared to A। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है
तो मुझे बता, अगर इसको हीट करेंगे ज्यादा इजीली कौन से अल्कीन ब्रेक हो जाएगी? ज्यादा इजीली वो अल्कीन ब्रेक हो जाएगी जो कम स्टेबल है. दिस विल ब्रेक मोर इजीली. वी विल डिस्कस दैट. नाउ सी, लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है. ये हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास अल्कीन है, और ये हमारे पास अल्कीन है. आपको बताना है विच विल बी मोर स्टेबल. आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए, बी एंड सी. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं. दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये फंक्शनलिटी है. इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा है. यहां से देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. ना इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ वैलेंसी देखिए 1 2 सेटिस्फाइड है. देयर आर 2 हाइड्रोजन. यहाँ वैलेंसी देखिए 1 and 2. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. देयर आर 2 हाइड्रोजन्स. तो यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन्स मिलते हैं? 2 and 2 4 अल्फा. अब यहाँ जाते हैं. ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. इस कार्बन को जो भी कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड वो अल्फा है. दिस इज अल्फा कार्बन. और ये भी डायरेक्टली अटैच है. दिस इज अल्फा कार्बन. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन 1 2 3 4. और इस कार्बन को कितने कार्बन इज डायरेक्टली अटैच है? ओनली दिस. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से. नाउ 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन. ना इस कंपाउंड पे आते हैं. इस कंपाउंड में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा है. यहाँ से जो भी अटैच डायरेक्टली है ये अल्फा है. और इस अल्फा पे कोई हाइड्रोजन है? यस. वैलेंसी इज 1 2 4 वैलेंसी होनी चाहिए. हाइड्रोजन हाइड्रोजन. इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, इट्स नॉट शोन, इट इज हाइड्रोजन. ना यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से कौन सा कार्बन डायरेक्टली अटैच है? ये वाला. और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 वैलेंसी. देयर शुड बी 1. ना ये कार्बन अल्फा है. ये कार्बन अल्फा नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन. यहाँ पे आप अल्फा कार्बन काउंट करेंगे 3 3 2 3 + 2 5 5 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन. ना अब मुझे आप बताओ हाइपर कंजुगेट्स कहाँ ज्यादा होंगे? यहाँ 7 हाइपर कंजुगेट्स होंगे. मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स मोर इज स्टेबिलिटी. यहाँ 6 हाइपर कंजुगेट्स होंगे और यहाँ 4 हाइपर कंजुगेट्स होंगे. देन व्हाट विल बी द ऑर्डर? दिस बी विल बी मोर हाइपर कंजुगेट्स, मोर स्टेबल compared to our C, which is more stable compared to A. Now this is how you have to approach questions. Now let us take one more example. We can still solve 1 2 examples more. Now let us take one more example. Let us take one more example. We have a double bond over here and double bond over here. Here we have a methyl group. One more example, we have double bond over here, double bond over here, we have a methyl group over here, methyl group over here. And we have one more example, let us take double bond over here, double bond over here, double bond over here, we have methyl group over here and methyl group over here. Now these are 3 compounds A, B and C. You have to determine stability order of these compounds. Now क्या करेंगे? आप अल्फा कार्बन को ढूंढेंगे. यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन फंक्शनलिटी है. इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो क्या है? अल्फा कार्बन. तो ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन. इस पे 2 हाइड्रोजन है. और ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है. ये भी अल्फा कार्बन है. इस पे भी 2 हाइड्रोजन है. यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा कार्बन आए. अब इस कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को देखेंगे. इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा है. ये अल्फा है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. अब ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच्ड है. दिस इज अल्फा कार्बन. इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ये भी डायरेक्टली अटैच है. तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में देखेंगे यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन. 2 + 2 + 3 दैट इज 7 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ कमिंग टू दिस मॉलिक्यूल, ये हमारा कार्बन है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसको जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है दैट्स अल्फा. दिस इज ऑल्सो अल्फा. ये भी डायरेक्टली अटैच है. दिस इज ऑल्सो अल्फा.
अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लेते हैं, इसको जो भी डायरेक्टली अटैच है दैट्स अल्फा, दिस इज अल्फा डायरेक्टली अटैच्ड, दिस इज अल्फा डायरेक्टली अटैच्ड, दिस इज आल्सो अल्फा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स। मैं क्यों लिखता हूँ 2 हाइड्रोजन्स? बिकॉज टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन को सेटिस्फाई करता हूँ। नाउ 3, यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा। तो कितना हुआ टोटल? 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 अल्फा। अब हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है दैट इज दिस कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। ना इस कार्बन को जो भी अटैच है डायरेक्टली दिस इज अल्फा। ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से, दिस इज आल्सो अल्फा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ से ये डायरेक्टली अटैच है अल्फा, ये भी डायरेक्टली अटैच है अल्फा, ये भी डायरेक्टली अटैच है अल्फा। तो दीज आर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, दीज आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, दीज आर 2, दीज आर 3। टोटल अगर सम करेंगे 3 + 3 6 + 2 + 8 + 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या आता है? इसकी 10 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेट्स 10 आ रहे हैं, इसकी भी 10। जितने भी ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, तो बी की स्टेबिलिटी इक्वल टू होगी सी ना। ए में सबसे ज्यादा कम है, देयरफॉर इसकी कम होगी देन बी एंड सी। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग लेक्चर ऑन हाइपर कंजुगेशन। अब हमने यहाँ पे इंडेक्ट इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को ऑलमोस्ट खत्म किया। अब हम इसके बाद रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सी स्टूडेंट्स, जब तक ना हम सारे इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे उसके बाद हम कुमुलेटिव प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कुमुलेटिव इफेक्ट्स। मतलब सारे इफेक्टों का इफेक्ट क्या होता है एक ही क्वेश्चन पे, जिसमें आपका इंडेक्ट इफेक्ट भी काम करेगा, जहाँ आपका हाइपर भी काम करेगा, जहाँ आपका रेजोनेंस भी काम करेगा, जहाँ आपका मीजो भी काम करेगा। तो उसमें कैसे स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, we'll see that after completion of all these effects. So in the next lecture we will study resonance effect. Thanks for watching this video.